नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो कल का दिन और है, 13 तारीख को मानसून सत्र समाप्त होने वाला है। तमाम तरह की संभावनाएं थी कि इस सत्र में बहुत महत्वपूर्ण विधेयक लाए जाएंगे, पारित किए जाएंगे। वो संभावनाएं अमेरिका के प्रेशर करने, बार-बार फ़ोन करने, लॉबिंग करने, उन सब से तो नहीं रुक पाए। मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हम ये पेश करेंगे ही। मैं एफसीआरए बिल की बात कर रहा हूँ। कुछ दूसरे और बिल भी हैं, जिनको पेश करने के प्रति सरकार आश्वस्त भी है और उसकी तैयारियां भी कम मुकम्मल है। परिसीमन हो या महिला आरक्षण बिल हो, इनकी तैयारी पूरी हो गई है। अब किसी को शक शुबा होना नहीं चाहिए। अप्रैल में जब ये दोनों गिरे थे, तो उस समय क्या स्थिति थी सदन की, दोनों सदनों की, और आज क्या आमूल-चूल बदलाव आ गए हैं संख्या बल में, ये भी हमसे आपसे अब छिपा नहीं है। और संभवतः ये जो संख्या बल में आनुपातिक परिवर्तन हुआ है, इसके चलते भी राहुल गांधी एंड कंपनी बौखलाई हुई है और उन्होंने जैसे तय कर लिया कि ठीक है, संख्या बल आपने जुटा लिया है, पर हम इसे पारित नहीं होने देंगे, पेश भी नहीं होने देंगे। इसके बावजूद मैं आपको बताने वाला हूं कि विधायी कार्य कितना निपटाया गया है दोनों सदनों में, जबरदस्त हंगामे के बावजूद। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो अंतिम 2 दिन बचे हैं, और आखिरी दिन तो आम तौर पर कोई महत्वपूर्ण बिल पर उस तरीके से चर्चा होती नहीं है, लेकिन ये मोदी सरकार है, कर भी सकती है। तो इन 2 दिनों में जिन महत्वपूर्ण बिलों पर देश विदेश की, अमेरिका तक की नजरें टिकी हुई हैं, दूसरे कई देशों की टिकी हुई हैं, क्या वो पारित कराने में सफल होगी सरकार? क्योंकि हाउस इन ऑर्डर नहीं है। मेरे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से एकलव्य सिंह। एकलव्य, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रणाम सर, सभी दर्शकों को नमस्कार। तो क्या लग रहा है आपको, जब से झारखंड की सड़कों पर, विधानसभा के आसपास छात्रों को दौड़ा-दौड़ा करके पीटा गया है, जिसके बारे में वहाँ के एक कांग्रेसी कोटे के मुस्लिम मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अच्छा, कहाँ लाठीचार्ज हुआ है? आंदोलन तो बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया है, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, बल्कि उल्टे मुख्यमंत्री जी की हत्या करने की कोशिश की गई थी। तो ये हैं कांग्रेस के एक अल्पसंख्यक मंत्री का बयान। क्या कहेंगे इस वातावरण पर जो संसद में निर्मित कर दिया गया है? सर देखिए, मैं तो कल भी आपसे जब चर्चा हो रही थी तो मैंने कहा था, इनफैक्ट आपका टॉपिक भी मोटा-मोटी इसी के अराउंड था कि एंड गेम क्या है सर? और एंड गेम यही है सर कि हर कीमत पर संसद की कार्रवाई में बाधा डाल के जो महत्वपूर्ण बिल हैं, उनको पास नहीं होने देना। अब इनका जो रवैया है सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब देखिए सर, देखिए सरकार जो है वो बड़ी क्लियर है। सरकार भी जो जनहित के या जो विकास के जो कार्य होते हैं, उनके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो बिल पास लगातार हो रहे हैं सर संसद के ही पटल से। और इनफैक्ट जो पेपर लीक का भी जो बिल था, उसमें एक तरह से देखा जाए तो सर उसको राहुल गांधी ने ही वो इडियट, अंधभक्त और अजीब-अजीब सी वहाँ पे बातें करके और फिर पार्लियामेंट को डिसरप्ट कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी संसद से तो सरकार ने वो बिल पास करा लिया सर। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि जो दूसरे जो महत्वपूर्ण बिल हैं, जिनकी खास करके चर्चा हो रही है, जो एक तो एफसीआरए एक्ट का बिल है और दूसरा सर डीलिमिटेशन का बिल है। डीलिमिटेशन सर एक बड़ी पॉलिटिकल इशू है, तो उसमें और भी राजनीतिक समीकरण इन्वॉल्व होंगे। तो उसमें आई एम नॉट वेरी श्योर कि अभी सही समय है या सरकार थोड़ा और श्योर होके स्पेशल सेशन या इवन विंटर सेशन तक जाना चाहेगी। लेकिन बेसिकली सर वो करेगी तो पक्का ही।
लेकिन एफसीआरए मुझे लगता है सर कि जिस तरह से उसका माहौल देश में पिछले कुछ हफ्तों में और खास करके पिछले 5-7 दिनों में जो हमने बनते हुए देखा है, मुझे नहीं लगता सर कि सरकार उस बिल को पास नहीं कराएगी। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो अगले 2 दिन हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और सरकार इसको करेगी सर। और ये जो अमित शाह जी का जो एक सदन के पटल पे आके इन लोगों की मांग को मान के वहां से स्टेटमेंट देने की भी जो बात हुई है वो इसीलिए ऑफर किया गया, क्योंकि जिस तरह से सर आपने देखा था कि धर्मेंद्र प्रधान जी का भी इन विकास के कार्यों के लिए और ये सब सदन की कार्रवाई चलने के लिए एक रोड़ा बन गया था। मुझे लगता है कि उनका इस्तीफा ही इसलिए हुआ था कि एक डेडलॉक तोड़ के हमारे विकास की गति को रुकने नहीं देना था। और ये जो महत्वपूर्ण बिल थे उसमें कोई रोड़ा ना आए, उस रोड़े को हटाना था सर। तो उसी तरह से मुझे लगता है। और इन लोग को देखिए सर, मतलब एक डिमांड करते हैं, वही डिमांड पे भी हिट एंड रन ही चल रहा है कि पहले एक डिमांड करी, वो सरकार मान ले, फिर डिमांड 2 और बढ़ जाती हैं, फिर वो मान ले सरकार, फिर और बढ़ जाती है। जैसे अब मतलब बेसिकली सर इन लोगों का कुल मिला के ये हो गया है कि अब जब अमित शाह अग्री भी कर गए हैं तो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर पे भी चर्चा कराओ और प्रधानमंत्री ही आके स्टेटमेंट देने चाहिए। और अमित शाह जो हैं वो डंडा और पेलेट गन के अलावा और किसी चीज पे नहीं बोलने चाहिए। और वो जब बोलेंगे, अगर उनने कुछ बोला तो हम वॉकआउट कर जाएंगे। और तो मतलब बेसिकली सर ये जिसे कहते हैं ना कि एक दादागिरी और गुंडागिरी से ये सोच रहे हैं कि ये संसद को चला लेंगे या मतलब इस सरकार को झुका देंगे। ऐसे होता नहीं है सर, क्योंकि इनकी जो हिपोक्रेसी है सर वो पूरी देश देख रहा है सर। आप देखिए सर कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा दिया जाता है कि लगभग सर 2.5 लाख रुपए की कॉस्ट होती है सर पर मिनट की, एक एक्टिव सेशन में संसद को चलाने की। तो अगर सर मतलब 1 घंटे में करीब 60 मिनट होते हैं और करीब 6 घंटे भी अगर माने जाएं कि एक दिन के होते हैं वर्किंग, और आप अगर 16-17 दिन का हिसाब निकाल लो तो 15,000 करोड़ का हिसाब बन गया। और ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि पिछले 10 साल में मोदी जी ने 1,000 करोड़ रुपए अपनी फॉरेन ट्रिप्स पे खर्च कर दिए। मोदी जी ने तो सर 1,000 करोड़ रुपए खर्च करके अपनी फॉरेन ट्रिप्स पे लाखों करोड़ का वो एफडीआई लेके आ गए सर देश के लिए। और जब इतने बड़े-बड़े ग्लोबल क्राइसिस हुए तो मोदी जी ने इंश्योर कर लिया कि हमारे देश में तेल या गैस का संकट नहीं हो। तो मोदी जी ने तो उस 1,000 करोड़ से लाखों करोड़ की वैल्यू दी है। उस 1,000 करोड़ के एक्सपेंडिचर से लाखों करोड़ की देश को मतलब एक तरह से फायदा करवाया है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं सर, जो टैक्स पेयर्स इनके ऊपर एक और सर इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग नैरेटिव है कि मैं बहुत समय से सर आपने देखा होगा कि एक बात होती है और ये पता नहीं मीडिया जगत में भी क्यों बोली जाती है कि संसद को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। भाई तो संसद को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की जितनी है तो कुछ तो विपक्ष की भी है। सरकार ने तो भाई आपकी मांग मांग ली कि आप जिस चीज पे चाहते हो। पहले आप चाहते थे कि पहले स्टूडेंट्स के वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए और साथ में नीट पेपर लीक पे चर्चा हो जाए, वो सरकार ने करा दी। उसके बाद आपका डिमांड थी कि अमित शाह आके वहां पे स्टेटमेंट दे, वो सरकार ने मान ली। अब आप बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मतलब वो माचो मैन वाली एक्टिंग कर रहे हो कि डर गया, मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता, एक नैरेटिव। तो आपने तो मतलब टैक्स पेयर्स का जो 15,000 करोड़ रुपए है उसका एक मजाक बना के रख दिया है ना। तो ये है सर कुल मिला के वातावरण। और इस हिपोक्रेसी को सर जनता भी बहुत अच्छे से देख रही है। वो ये देख रही है कि सरकार तो देश के विकास के लिए और सदन को चलाने के लिए और सरकार की जवाबदेही भी तय करने के लिए पूरी तरह से मतलब निष्ठावान है और उसके लिए हर वो चीज कर रही है जिसकी मांग की जा रही है। लेकिन विपक्ष इस पे सिर्फ ड्रामा कर रहा है सर और कुछ भी नहीं कर रहा। और मैं सर पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि सरकार बेसिकली स्टेज बाय स्टेज अपनी प्लानिंग के साथ चल रही है। और उन्होंने ऑफर कर दिया कि अमित शाह जी का बयान के लिए तैयार हैं। और आज इन्होंने डिसरप्ट करके इसको हटा दिया, क्योंकि अगर सिर्फ सरकार बहुत ज्यादा डेस्परेट होती ना तो ये होता कि कैसे भी माहौल में आके एक बार अमित शाह जी वहां पे स्टेटमेंट दे देते। मुझे लगता है कि पूरी प्लानिंग है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कल शायद, ऐसा मेरा असेसमेंट है कि शायद अमित शाह के
बयान के लिए ये लोग एक बार और ऑफर करेंगे कि भाई गृह मंत्री आ रहे हैं, और फिर भी अगर ये लोग डिसरप्शन में ही लगे रहते हैं तो फिर सरकार सर नेक्स्ट स्टेज पे जाएगी, जो कि बिल पास कराना है। और पता नहीं सर, 1-2 दिन का एक्सटेंशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एफसीआरए को अब छोड़ने का सर मुझे, मेरे मन में तो कोई संशय नहीं है सर कि सरकार का ऐसा कोई मंशा होगी कि अभी एफसीआरए को छोड़ दिया जाए, क्योंकि मतलब एक तरह से हम लोग तो फिर भी एनालिसिस करते हैं, लेकिन जो कोर वोट बैंक है देश का और जो देश की जनता है, आई थिंक मोराल काफी अपसेट हो जाएगा सर अगर हमने एफसीआरए को पास करते हुए नहीं देखा तो। जरा मैं दर्शकों को बता दूं कि अब तक कितना विधायी कार्य निपटाया है मोदी सरकार ने। इनके रोजाना के हंगामे के बावजूद द ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल 2026, इसके तहत ट्रिब्यूनल के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन के लिए नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन का गठन किया जाएगा। द टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026, इसके तहत प्रत्यक्ष कर सुधार, डेटा सेंटर प्रोत्साहन और यूपीआई भुगतान सुरक्षा से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। द बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026, बैंकिंग साक्ष्य कानूनों के आधुनिकीकरण के लिए इसको पारित किया गया है। द केरला बिल 2026, यानी केरल का नाम आधिकारिक रूप से केरलम कर दिया गया है, वो विधेयक भी पारित हो गया है। राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयक 2026, ये अमेंडमेंट था तो ये पारित हो गया है। अच्छा, आज क्या-क्या हुआ है जरा ये भी देख लीजिए। लोकसभा में केरला अल्टरेशन ऑफ नेम बिल पारित हुआ, वही केरलम नाम हो गया है। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल 2026 पारित हो गया है। और राज्यसभा में द ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल 2026 को चर्चा के बाद पारित करा दिया गया। परिसीमन और महिला आरक्षण बिल की संभावना क्या है, अगर इस पर हम चर्चा करें, जो बहुत महत्वपूर्ण बिल है, ताकि 2029 में ही लोकसभा चुनाव में ही महिलाओं को संसद में भी और विधानसभाओं में भी 33% आरक्षण दे दिया जाए। इसके अलावा चूंकि ये परिसीमन बिल के साथ जुड़ा हुआ है, तो परिसीमन बिल को पारित करा करके 2029 में लोकसभा की सीटें 800 से अधिक सीटें करने का प्रावधान उसमें किया गया है। तो वो लटक जाएगा अगर परिसीमन बिल पारित नहीं हुआ। जिस तरह की गतिविधियां रही हैं एकलव्य, इन दोनों अहम बिलों को पारित करने के लिए सरकार ने तो पूरी तैयारी कर ली है, कोई कोर कसर बाकी छोड़ी नहीं है। और ऐसा लगता है कि चूंकि तैयारी कर ली है, संख्या बल जुटा लिया गया है, इसलिए भी राहुल गांधी और उनके सहयोगी इन चीजों को पचा नहीं पा रहे हैं और सदन में हंगामा करो, इन बिलों को आने ही मत दो, पारित होने की तो बात ही छोड़ दीजिए। देखिए सर, 2 जो बिल हैं इसमें एक चीज तो बड़ी सिंपल है नंबर्स को लेके कि एफसीआरए के तो बड़े इजीली सरकार के पास नंबर्स हैं, उसमें तो सिंपल मेजॉरिटी की बात है सर उस बिल को पास कराने के लिए। जहां तक दूसरे बिल की जो बात है सर, डिलिमिटेशन बिल की, उसमें जो बाकी राजनीतिक दल हैं उनके साथ एक जो कंसेंसस बनाया गया है और जो नंबर्स एस्टैब्लिश, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए उसमें, करीब 360 के आसपास का आंकड़ा हो जाता है, तो वो सर थोड़ा-सा डेलिकेट फिगर है। तो क्योंकि वो डेलिकेट फिगर है सर, मैं मानता हूँ कि अगर सरकार के पास वो आंकड़ा है तो सरकार डिले नहीं करेगी। चाहे उसको स्पेशल सेशन बुलाना पड़े या कुछ भी करे, क्योंकि बाद में किसी छोटी-सी घटना से भी वो नंबर्स कैसे बदल जाएँ और फिर दोबारा वो सिचुएशन आ भी पाए या नहीं आ पाए, ऐसी रिस्क सरकार नहीं लेगी। और अगर हाँ, वाक़ई में ऐसा सरकार को लग रहा है कि अभी हम इसको रिस्क करें ही नहीं क्योंकि हम उन नंबर्स को नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है विंटर्स में करे सरकार। क्योंकि मैंने जैसे कि कल भी सर कहा था कि ये सरकार जो है इमोशंस पे नहीं चलती, हमेशा रणनीति के साथ में चलती है। लेकिन एफसीआरए का असर मैं बहुत क्लियर हूँ, मुझे लगता है कि इन बिल्स को मतलब
कल या परसों इस बिल को इंट्रोड्यूस करके और इसको पास कराने की सर मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए और होगा भी। और एक बात ये ज़रूर है सर कि एक और जो आप देखेंगे कि जो इस देश में सर एक विपक्ष का नैरेटिव चलता है, मतलब एक बड़ी अजीब-सी बात है सर, और ये अच्छी बात है कि मोदी जी के आने के बाद एक चेंज हुआ कि सवाल तो सरकार से पूछे जाने चाहिए। विपक्ष से क्यों सवाल पूछते हो? अरे क्यों नहीं पूछो भाई? जो गलत करेगा उससे भी सवाल पूछे जाएंगे। आपके कॉन्टेक्स्ट के जो सवाल होंगे वो आपसे पूछेंगे, आपके कॉन्टेक्स्ट के जो सवाल होंगे वो आपसे पूछेंगे। मतलब सर आप ये देखिए कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप डिमांड भी कर रहे हो और सरकार को प्रेशर भी कर रहे हो, और सरकार आपकी डिमांड भी मान रही है, और उसके बाद भी आप मतलब उसको अग्री नहीं कर रहे। तो आपसे पूछे नहीं क्या भाई कि आपकी सारी डिमांड मान ली, अब आप क्यों नहीं सदन को चलने दे रहे? लेकिन सर कुल मिला के बात यही है कि इसमें ये जो 2002 से जो मोदी जी का गेम ओवर करने की कोशिश करी जा रही है ना सर, कि पहले 2002 में, फिर 2007 में मौत का सौदागर, फिर 2012 में मोदी का खेल खत्म, फिर 2014 में ये चाय वाला कभी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, फिर 2019 में चौकीदार चोर है, 2024 में अब इस बार मोदी खत्म, और 2024 के बाद रिजल्ट की कांग्रेस जीत गई 99 सीट लाके और मोदी 240 पे आके खत्म, और अब इस बार मोदी का गेम ओवर है। तो ये एक्चुअली सर क्या है कि ये तो रेटोरिक्स पे अपनी जिंदगी जीते रहे हैं मोदी के अगेंस्ट, लेकिन ये जो डिलिमिटेशन का बिल है ये एक्चुअली विपक्ष का गेम ओवर कर देगा सर, क्योंकि इससे जो समीकरण देश में बदलने वाले हैं, जो आ, मतलब वर्केबल, जो लीगली वर्केबल ऑप्शंस रहेंगे सर बीजेपी के पास, मैं मतलब बहुत ज्यादा कन्विंस्ड हूँ सर कि कोई हार्डकोर प्रिडिक्शन करने वालों में से तो मैं नहीं हूँ, मतलब एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस, लेकिन एक बात पक्की है सर कि अगले 20, 25, 30 साल तक कांग्रेस के लिए सेंटर में अ, एक सरकार बनाने के करीब भी आना बहुत कठिन हो जाएगा सर, बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। तो असली गेम ओवर तो ये होने वाला है सर, और ये चिंता है कि हम जिसका गेम ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं ना 2002 से 25 वर्ष हमने बिता दिए एक आदमी को बर्बाद करने में, और अब वो अचानक से एक बिल से हमारा और 25 साल के लिए गेम ओवर कर देगा। तो इस बिल को तो सर किसी तरह से संसद को रोकने की जो पूरी जो कवायद है वो इसीलिए के है सर। खाली एफसीआरए बिल की बात नहीं है। घुसपैठियों को जिस तरीके से मोटा भाई उठा-उठा करके बाहर पटक रहे हैं, जिन देशों से आए थे उनमें फेंक रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम वो कर चुके हैं, कर रहे हैं, आगे का भी रोड मैप है, जो ये डेमोग्राफी चेंज करने के लिए एक पूरा षड्यंत्र था कि जो सीमावर्ती राज्य के इलाके हैं, वहाँ पर एक खास समुदाय के लोगों को बसाइए और उनके रोजगार की भी चिंता करिए, तमाम दूसरी चीज़ें, सरकारी सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा कर लीजिए, वहाँ पर बसावट कर दीजिए। अकेले हल्द्वानी में ही रेलवे के किनारे बिल्कुल 60,000 घरों का निर्माण हो जाना कुछ वर्षों के भीतर, और जो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, बिहार है और पश्चिम बंगाल है, उनमें भी दरगाहें उग आना रातों-रात, मदरसे बन जाना, आपके ये यतीम खाने बन जाना, तमाम दूसरे। तो ये सब चीज़ें एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, और 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ये बात कही भी थी और ये कहा था कि सब कुछ हमारे निगाह में है और हम इसके खिलाफ जो डेमोग्राफी चेंज करने की साजिश रची जा रही है, एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू करेंगे, और ऑलरेडी वो हो चुकी है। 15-15 किलोमीटर अंदर तक जितने अवैध निर्माण हुए हैं, उन सबको गिराने के आदेश अमित शाह ऑलरेडी दे चुके हैं। लेकिन वापस अगर एफसीआरए संशोधन बिल पर आएँ, तो इसमें सबसे ज़्यादा इनको परेशानी किस बात से है? यदि किसी एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द होता है या नवीनीकृत नहीं होता है, तो विदेशी योगदान और उससे बनी संपत्तियों के प्रबंधन और निपटारे के लिए एक
डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के गठन का प्रस्ताव है। इसके अलावा नियमों के उल्लंघन पर अधिकतम सजा की अवधि को 5 साल से घटा करके 1 साल करने का प्रावधान है। लेकिन वो संपत्ति अधिग्रहित कर ली जाएगी, इस प्राधिकरण के पास होगी, इससे सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है यहाँ की मिशनरीज़ को भी और विदेशी ताकतों को भी। और संभवतः जो बात मैंने शुरू में कही थी कि जो अमेरिका नहीं रोक पा रहा, जेडी वांस का फ़ोन आता है और बताया जाता है कि इन मुद्दों पर हमने प्रधानमंत्री मोदी से बात की, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि आपने एफसीआरए को भी रुकवाने या उसमें चेंज करने की बात की थी। या सर्जियो गोर जो इनके राजदूत हैं, वो किन-किन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से जाकर के मिल रहे हैं, ताकि अगर एफसीआरए बिल पास हो भी जाता है, तो भी उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों या सरकारों के ज़रिए, और वो सारी राज्य सरकारें गैर भाजपा दलों की हैं, ताकि उनके ज़रिए वो पैसा किसी तरीके से मिशनरीज़ तक पहुँचाया जा सके। तो अभी भी ये जितनी षड्यंत्रकारी ताकतें हैं, वो बाज नहीं आ रही हैं अपनी हरकतों से। देखिए सर, इसमें 2 बातें हैं सर। एक तो जो आप ये बात कर रहे थे कि संपत्ति को सरकारी कब्ज़े में ले लेने वाली जो बात है, मुझे नहीं लगता सर कि इसमें कुछ भी अनयूजुअल है सर। जो हमारे देश में कानून है, ऑलरेडी बस उसी का जो दायरा है वो फॉरेन फंडिंग के लिए भी इंक्लूड किया जा रहा है। आज आप मान लीजिए सर कि कोई ट्रस्ट होता है और उस ट्रस्ट में मतलब हमारे देश में सारा पैसा भी यहीं का और सारी चीजें, और उस ट्रस्ट में कोई अनियमितताएं हो जाती हैं जिसकी वजह से वो ट्रस्ट का लाइसेंस रद्द हो जाता है या रिन्यू नहीं होता है, और फिर अ, वो ट्रस्ट उसको रीगेन नहीं कर पाता है अपने डॉक्यूमेंट्स और केस के थ्रू या जो भी, तो उस ट्रस्ट की जो संपत्ति है वो किसके पास जाएगी? कोई तो रखेगा ना उसको सर, देश की सरकार ही तो रखेगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ट्रस्ट में कंट्रीब्यूट हो चुकी है। तो उसके पास थोड़ी चली जाएगी जो पहले कंट्रीब्यूटर था जिसने अनियमितताएं करी हैं। तो सिमिलरली सर, अगर बाहर से कोई फंडिंग आ रही है और उसके बेसिस पे कोई संपत्ति क्रिएट करी गई है और अनियमितताएं हो गई, तो जब इस देश में वो संपत्ति है तो वो इस देश की सरकार के पास ही तो आएगी। तो इसमें पहली बात तो ये है सर कि इसमें कोई अनियमितताएं नहीं हो रही हैं सर। मुझे लगता है सर कि इन लोगों को उससे जो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, ये तो ये बहाना दे रहे हैं। इससे ज्यादा जो इनको बड़ी प्रॉब्लम है कि सर अब क्योंकि ये लोग इन सब चीजों के दायरे में आ जाएंगे तो जो मनी ट्रेल दिखाई देगी ना सर, क्योंकि भाई अब सरकार के पास ज्यादा पावर्स होंगी इनकी फंडिंग को एक तरह से इंस्पेक्ट करने की, तो जो इसकी मनी ट्रेल दिखाई देगी सर। अब आप देखिए सर, मैं आपको इसका एक उदाहरण दूं कि बांग्लादेश में जब इलेक्शन हुए थे सर, तो बांग्लादेश में जब इलेक्शन हुए सर, तो वहां पे जो जमाते इस्लामी जो पार्टी थी, जिसने कि सीमावर्ती क्षेत्र में जो अपने वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां पे उसने सर करीब 164 सीटें जीती थी। उस 164 सीटें जीतने वाली जमाते इस्लामी के ट्रांजैक्शंस हुए हैं सर मदर टेरेसा हाउस के साथ सर। तो भाई तुम हमारे देश में तुम पैसे ये लाके ला रहे हो कि हम यहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ केयर पे काम करेंगे, लेकिन तुम एक मतलब जिहादी ऑर्गेनाइजेशन को हमारे बॉर्डर पे जीतने के लिए पैसे दे रहे हो ताकि हमारे देश में इंस्टेबिलिटी हो। तो सर ये तो नहीं होने दिया जाएगा ना। ये हम अपने आप को तो प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये सर इस अच्छा मतलब सर आप सोचिए कि जो कन्वर्जन और ये सब जो जिस तरह का प्रोपेगेंडा ये लोग चलाते हैं, वो तो अपनी जगह है सर। लेकिन उसके बाद मतलब ये जिस तरह से हमारे देश को तोड़ने के लिए स्वयं मतलब इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, इनडायरेक्ट फंडिंग के थ्रू ये लोग जिस तरह से लगे हुए हैं, इसको तो सर अगर हम चेक करेंगे नहीं करें, जिसको रोना है वो रोते रहे सर। हमें तो करना ही है ये हर कीमत पे। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। सर म्यूट पे हैं आप। जी, और आखिर में ज़रा हम इस पर भी चर्चा कर लें कि ये जो षड्यंत्र रचा गया था, क्या पूरे मानसून सत्र को डिरेल्ड करने के लिए ही रचा गया था? तो जंतर-मंतर पर
कॉकरोच आंदोलन को डिजाइन किया गया, यहाँ इनको बैठाया गया। ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश नहीं थी तो और क्या थी? या राहुल गांधी जो उसी दौरान जब सोनम वांगचुक यहाँ बैठे हुए थे, आप पहले भी कह चुके कि उसी दौरान विदेश यात्रा पर थे, तो ये सब एक डिजाइन किया हुआ मॉडल नहीं था तो क्या था? और विदेशी फंडिंग और 10 लाख रुपए का रोजाना खाना, रसद की व्यवस्था, कुवैत से लेकर के पाकिस्तान और कतर और कनाडा तक से ऑर्डर भोजन के, ये सब क्या था? और करीब-करीब इनके जो 2 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे या फॉलोवर थे, उनमें 80% से अधिक विदेशी सब्सक्राइबर्स और अकाउंट्स, और उस दौरान 480 से ज़्यादा पाकिस्तानी अकाउंट्स को चिह्नित करके उनको ब्लॉक करना पड़ा, मैं बैन करना पड़ा। ये सब क्या था? सर देखिए, बॉस्टन में एक बैठा हुआ लड़का जो कि जिसका ना कोई नीट से लेना देना है, ना कोई मतलब इस देश के एजुकेशन से कोई खास लेना देना है, जो आम आदमी पार्टी का फॉर्मर सोशल मीडिया एक्सपर्ट है, वो सर एक दिन अचानक से भारत आता है। वो 22 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे मिल जाते हैं। यहाँ पे अचानक से सोशल मीडिया पे इतना प्रेशर क्रिएट होता है कि इस देश की मीडिया भी एकदम मतलब मजबूर हो जाती है उसको कवरेज देने के लिए। यहाँ के जितने एंटी नेशनल फोर्सेस हैं, जिनको हम प्रीवियस आंदोलनों में देखते रहे हैं, चाहे वो दिल्ली के रायट्स हो, किसान आंदोलन हो, वही सारे तत्व उसके साथ जुड़ जाते हैं। सोनम वांगचुक को उसका नेतृत्व करने के लिए बुलाया जाता है, जिनकी की जो अभी वाली वाइफ नहीं, जो फॉर्मर वाइफ हैं, वो इंटरनेशनल स्कूल ऑफ ट्रेनिंग जो सीआईए के द्वारा विदेश में अमेरिका में चलाया जाता था, वो जिसने कि मतलब लद्दाख के समय भी ये जो सारा नेपाल का ऑलरेडी उसका था एक बैकग्राउंड, थोड़े ही दिन पहले वो हमारे यहाँ पे जोधपुर की जेल में रह के एनएसए की एक्ट में अरेस्ट होके गया, उसको इसका जिसे कहते हैं फेस बना दिया जाता है। और उसके बाद ये सब जब यहाँ पे बिल्डअप चलते रहता है, तो उसी 20 दिन में राहुल गांधी विदेश में रहते हैं और आज तक किसी को नहीं पता कि वो कहाँ थे और क्यों थे और किससे मिल रहे थे और क्या कर रहे थे। यानी कि देश का विपक्ष का जो नेता है, जो पब्लिक लाइफ में है, जो इस देश की सरकार और प्रधानमंत्री को रिप्लेस करना चाहता है, उस व्यक्ति की पर्सनल अकाउंटेबिलिटी यह है कि इस देश की जनता को यह जानने का अधिकार भी नहीं है कि वो आदमी कर क्या रहा था इतने इंपॉर्टेंट 20 दिन पे। तो ये सारे जो समीकरण है सर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई ये नहीं समझ पा रहा कि ये सब इन दोनों बिल्स को रोकने के लिए ही किया गया, तो सर मैं तो मतलब उस व्यक्ति की बुद्धि को प्रणाम करता हूं सर। क्योंकि मैं तो मेरे मन में कोई संशय नहीं है सर कि ये स्पेशली एफसीआरए, और सर ये देखिए कि इसमें ना इस चीज को समझना जरूरी है। ये मैं मान सकता हूं कि इसमें जो हमारा विपक्ष है, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव या पर्टिकुलरली कांग्रेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, वो था डिलिमिटेशन के बिल को रोकने का। और जो फॉरेन फंड, जो फॉरेन पावर्स या विदेशी शक्तियां जो हैं, जो भारत विरोधी शक्तियां हैं, उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो एफसीआरए बिल को रोकने का। तो मैं ये जरूर मान सकता हूं कि इन पे ये सहमति बन गई या ये कॉन्कर एक साथ कर गए कि हम साथ में मिलके इन दोनों बिल्स को रोकते हैं। ये मैं मान सकता हूं सर कि दोनों के ऑब्जेक्टिव्स थोड़े से डिफरेंट थे, लेकिन सेम टाइम पे सेम चीज को सेम चीज के थ्रू अचीव करना था। तो ये कॉन्कर करके इनने एक संगठित साजिश करी। लेकिन सर इसमें कोई डाउट नहीं है कि साजिश हुई है। देश के विकास को, देश की प्रगति को, इन महत्वपूर्ण बिलों को, उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सेशन था, उस सेशन को बर्बाद करने के लिए ही ये पूरा कृत्य किया गया है। और ये कल बड़े बहादुर बन रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल के साथ बैठे हुए थे, कायर बता रहे थे प्रधानमंत्री को और सर गृह ऐसा है मंत्री को, और कह रहे सर, थे कि वो हमारा सामना नहीं कर सकते। आज तो ये संसद में विपक्षी दलों का सामना नहीं कर पाए, क्योंकि कल झारखंड में इनकी हवा निकल चुकी। जिस मुद्दे को लेकर के ये संसद को रोके हुए थे, वही कर्मकांड इनकी अपनी सरकार ने झारखंड में कर दिया। छात्रों पर दौड़ा दौड़ा करके लाठी चार्ज किया गया है।
देखिए सर, एक बात मैं अवश्य मतलब अंत में कहना चाहूँगा कि मोदी जी और अमित शाह, ये दोनों इनका जो एक जिसे कहते हैं ना सर, मूल चरित्र में बड़ा डिफरेंस है सर। ये इन लोगों को समझ लेना चाहिए। मोदी जी क्या है कि उनकी जो कार्यशैली है या थोड़ा जो उनका नेचर भी है, वो अपने आप को मतलब अब एक 30 साल इस तरह के हेड ऑफ द गवर्नमेंट टाइप के एडमिनिस्ट्रेटर की वजह से वो एक बहुत ही सर मतलब एक जिम्मेदारी के बेसिस पे चलने वाले व्यक्ति हो चुके हैं। उनका वो ऐसे देखते हैं सर सीधा, उनको जो अगल-बगल ये सब जो ये लोग कृत्य कर रहे हैं, उस पे वो अपने को डिफोकस नहीं होने देते सर मोदी जी। मोदी जी को सिर्फ भारत का विकास दिखता है और वो देखते हैं कि बस मुझे अपने आप को यहीं फोकस्ड रखना है, इसको हर कीमत पर अचीव करना है, वो ये देखते हैं सर। और अमित शाह भी सर अपने टारगेट सेट करते हैं और अमित शाह उन टारगेट्स पे फोकस्ड रहते हैं, लेकिन सर इनको पता होना चाहिए कि अमित शाह है ना चीजों को भूलते नहीं है। ये इस तरह की बेइज्जती को जो मोदी जी ने छोड़ दिया ना कि मतलब मोदी जी को माँ की, बहन की सब कुछ बोल दिया और मोदी जी ने तो यार जाने दो, मुझे तो यहाँ फोकस करना है। अमित शाह बेइज्जती को बर्दाश्त करने वाले व्यक्तियों में से नहीं है सर। मतलब बेइज्जती से मेरे कहने का मतलब है क्योंकि वो इस चीज को इस तरह से देखते हैं सर कि ये देश की बेइज्जती है अल्टीमेटली। जिस तरह से ये किया जा रहा है, ये अमित शाह या देश के सिर्फ गृह मंत्री की बेइज्जती की बात नहीं है, ये देश की बेइज्जती की बात है जिसके सेंटर में वो अभी ये हैं। और जिस तरह का ये लोग रवैया अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भाषा शैली रख रहे हैं और जो मतलब एक चैलेंज फेंकने वाला जो एटीट्यूड कर रहे हैं ना कि मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। आप देखिएगा सर कि बस ये जरूर है अमित शाह के में कि अमित शाह का जब वार होगा सर, तो वो ऐसी रणनीति के साथ होगा कि उसके बाद सर मतलब सब खत्म ही हो जाएगा। ये इनको याद रखना चाहिए और अमित शाह भूलेंगे नहीं। ये वार होगा सर और पक्का होगा। सर म्यूट पे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के हाँ, लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हम सर।